अरे उस जमीन पर मेरा अधिकार है, उसके ऊपर मैं खेती कर रहा हूँ। तुमने कभी योगदान नहीं दिया, इसलिए तुम अधिकार जमाना खत्म करो। हाँ। अरे क्यों भाई, तुम बुद्धि बेच रहे हो? क्या दाम है? एक व्यापारी हूँ, तुमसे अच्छी मात्रा में बुद्धि खरीद सकता हूँ। महाराज, शेर प्रत्येक रात्रि को आता है और गांव के लोगों को उठाकर ले जाता है। हमें उससे छुटकारा दिलवाइए महाराज। अब केवल आप ही हमें बचा सकते हैं, केवल आप ही। हाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं अभी अपने कुछ सैनिक को भेजता हूँ जो शेर को पकड़ लेंगे। मंत्री जी, सैनिकों का एक गुट ले जाकर जंगल जाइए और जल्दी से जल्दी शेर को पकड़िए। गोपालपुर नाम के गांव में महावीर नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी सुमति के साथ रहता था। वह बहुत ही समझदार और होशियार था, लेकिन गरीब होने के कारण गांव में कोई उसका सम्मान नहीं करता था। सब उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। अरे पकड़ो उसे, अरे पकड़ो उसे, वो मेरा कीमती हार लेकर भाग रहा है। अरे कोई उसे पकड़ो, हाय हाय मेरी कीमती हार। सेठ मूलचंद चिल्लाते हुए दौड़ रहे थे और गांव के लोग उन्हें देखकर हंस रहे थे। अरे भाई, आज मूलचंद को क्या हो गया है? इतना दौड़ लगा रहे हैं, इतने में तो सारा वजन घट जाएगा। दरअसल सेठ मूलचंद का कीमती हार बंदर लेकर भाग रहा था। बंदर हार को लेकर एक पेड़ पर चढ़ गया और अब वह पेड़ से उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अरे दुष्ट बंदर, पेड़ से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। मेरी कीमती हार। बंदर नीचे आ जाओ, तुमको जो कुछ खाने को चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। नीचे आ जाओ बेटा। हाँ। लेकिन बंदर टस से मस नहीं हुआ। वह तो पेड़ पर आराम से हार पहनकर बैठा हुआ था। सेठ मूलचंद आने जाने वालों से मदद मांग रहा था और सभी प्रयास कर रहे थे कि बंदर पेड़ से नीचे आ जाए, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। जो कोई भी उस बंदर से मेरा हार लेकर आएगा, मैं उसे 10 सोने के सिक्के दूंगा। हाँ, 10 सोने के। गांव के लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन सभी असफल रहे। तभी महावीर वहां से गुजर रहा था। अरे क्या हुआ सेठ जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे वो देखो, उस पेड़ पर बंदर मेरा कीमती हार लेकर बैठा हुआ है। जो कोई भी उस बंदर को पेड़ से नीचे लाएगा और मुझे मेरा हार वापस देगा, मैं उसे 10 सोने के सिक्के दूंगा। हाँ। अरे इतने से काम के 10 सोने के सिक्के? अरे वाह सेठ जी, मैं ये कार्य कर सकता हूँ, लेकिन आप अपना इनाम बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ। हाँ बिल्कुल नहीं, जैसे ही मुझे वो हार मिल जाएगा मैं तुम्हें तुरंत सिक्के दे दूंगा। हाँ। महावीर वहाँ आसपास सभी लोगों को हटा देता है। वह पेड़ के नीचे केला का गुच्छा रख देता है। सेठ जी, चलिए हम लोग यहाँ से चलते हैं। अरे ऐसे कैसे चला जाऊं? तुमने मुझसे कहा था तुम मेरा हार उस बंदर से लेकर मुझे दोगे, और अब तुम मुझे चलने के लिए कह रहे हो। ऐसा क्यों? हाँ सेठ जी, आप मेरे साथ चलिए, अभी आपको थोड़ी देर में आपका हार वापस मिल जाएगा। हाँ। सेठ मूलचंद और महावीर एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। वह चुपचाप बंदर की गतिविधियों को देखने लगते हैं। बंदर जब देखता है कि पेड़ के नीचे कोई नहीं है, सब लोग जा चुके हैं, तब केले खाने के लालच में वह पेड़ से नीचे उतरता है। देखा सेठ जी, बंदर अभी पेड़ से नीचे आ चुका है। अरे तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन उसने गले में जो हार पहन रखा है वो कैसे मिलेगा? थोड़ा धैर्य रखिए, अभी मिल जाएगा, देखना। महावीर ने केले के गुच्छे में
रस्सी बांध रखी थी। जैसे ही बंदर केला खाने आया, महावीर ने रस्सी खींची और केला आगे आ गया। बंदर केला पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, महावीर रस्सी खींच देता। इस तरह बंदर के गले से हार नीचे गिर गया। देखा सेठ जी, अब आप अपना हार ले सकते हैं और बंदर को चुपचाप केला खाने दीजिए। हाँ। महावीर बंदर को केले का लालच देकर हार से दूर ले जाता है। उधर सेठ अपना हार पाकर बहुत खुश होता है। ये लो तुम्हारी बुद्धिमानी के पूरे 10 सिक्के। तुम बहुत बुद्धिमान हो। इसी प्रकार अपनी बुद्धि का प्रयोग करते रहो। निश्चित ही एक दिन तुम बहुत धन प्राप्त कर लोगे। हाँ। 10 सिक्के पाकर महावीर बहुत खुश होता है और खुशी खुशी अपने घर जाता है। आ गए तुम? पूरे गांव में घूम कर आए होगे। तुम्हें कुछ और काम नहीं है? घर में कुछ खाने को नहीं है, लेकिन तुम्हें कोई चिंता नहीं है। अरे कैसी बातें करती हो? देखो मैं खाने की वस्तुएं लेकर आया हूँ, चलो खाना खा लो। मैं अभी अभी शीला के घर से आ रही हूँ। उसके पति ने शहर से उसके लिए बहुत सारा सामान भेजा है। ऐसी बात है तो तुम उससे कह दो वो तुम्हारे लिए भी सामान भेज दिया करे। हाँ। तुम हर वक्त मजाक करते रहते हो। मेरे कहने का अर्थ ये है कि तुम शहर जाओ और वहाँ पर काम ढूंढो। जैसे शीला के पति ने कुछ ही समय में बहुत सारा धन कमा लिया, तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। अरे लेकिन मैं भी तो शहर नहीं गया और मुझे नहीं पता कि शहर में कैसे काम करते हैं। अरे जब तुम शहर जाओगे तब तो तुम्हें पता चलेगा। शीला का पति तुम्हारा भी तो मित्र है, उसकी सहायता ले लेना। इस तरह सुमति के जिद करने पर महावीर सेठ से प्राप्त धन को लेकर शहर चला जाता है। वहाँ पर वह शीला के पति हीरालाल से मिलता है। अरे आओ महावीर, कैसे हो तुम? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम गांव छोड़कर शहर आओगे हो। अरे मैं शहर आया हूँ काम ढूंढने के लिए, लेकिन मेरे पास कोई योजना नहीं है। कुछ पैसे लेकर झोला उठाया और यहाँ आ गया। सोचा जब मेरा मित्र शहर में इतना अच्छा काम कर रहा है तो वो जरूर मेरी मदद करेगा। हाँ। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बिल्कुल तुम्हारी मदद करूंगा। आओ अंदर आओ, तुम मेरे गांव के आदमी हो, तुम्हारी मदद करना तो मेरा कर्तव्य है भाई। हीरालाल महावीर को अपने घर में रहने के लिए जगह दे देता है, लेकिन दरअसल उसकी नजर महावीर के उस झोले पर होती है जिसमें उसने पैसे रखे थे। और ये तो शहर में किसी को नहीं जानता है। मैं आज रात इसका सारा धन चुरा लूंगा। ये कुछ नहीं कर पाएगा, वैसे भी बहुत तंगी चल रही है। हाँ। रात के समय हीरालाल धीरे से महावीर के कमरे में जाकर महावीर का सारा धन चोरी कर लेता है। अगली सुबह जब महावीर जगता है तो वो अपनी पोटली देखता है तो वह चौंक जाता है, क्योंकि उसकी पोटली पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। अरे मेरे पैसे कहाँ गए? कल रात तक तो यहीं थे, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया मैं। महावीर यह बात हीरालाल को बताता है। वह महावीर की बातें सुनकर बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। अरे तुम कहना क्या चाहते हो कि मैंने चोरी किया है? यहाँ पर तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं है। इस बात का फायदा उठाकर तुम मुझे धन लेना चाहते हो? अरे ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने इस पोटली में कुछ सिक्के रखे थे, लेकिन अब ये पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। इस कारण मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई।
महावीर की बातें सुनकर हीरालाल महावीर को घर से बाहर निकाल देता है। अब महावीर के पास कुछ नहीं था। गांव के सेठ से उसने जो भी धन प्राप्त किए थे वह भी लुट गए। एक पेड़ के नीचे बैठकर महावीर काफी ज्यादा सोच विचार कर रहा होता है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, बिना काम किए मैं शहर से वापस नहीं जाऊंगा। हीरालाल ने मुझे धोखा दे दिया तो क्या हो गया, अभी भी मेरी हिम्मत खत्म नहीं हुई है। हाँ, महावीर वहीं पर बैठा बैठा सोच रहा होता है कि बिना पैसों के ऐसा कौन सा व्यापार किया जा सकता है जिससे महावीर की तरक्की हो सके। तभी वह देखता है कि दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। अरे उस जमीन पर मेरा अधिकार है, उसके ऊपर मैं खेती कर रहा हूँ। तुमने कभी योगदान नहीं दिया, इसलिए तुम अधिकार जमाना खत्म करो। हाँ, देखो मैं उस समय छोटा था जब पिताजी ने जमीन तुम्हें सौंप दी थी, लेकिन इन पर मेरा भी तो अधिकार है। तुम सब कुछ अकेले नहीं हड़प सकते। हाँ, इस प्रकार दोनों भाई आपस में बहस कर रहे होते हैं। अरे अरे, क्या हुआ? तुम दोनों इस प्रकार क्यों लड़ाई कर रहे हो? यदि कोई समस्या है तो उसका हल बैठकर किया जा सकता है भाई। इस प्रकार एक दूसरे को पीटने से कोई लाभ नहीं है। हाँ, अरे तुमसे क्या मतलब? हम दोनों भाई आपस में कुछ भी करे, तुम बीच में मत पड़ो। चलो जाओ यहाँ से। अरे देखो भाई, तुम दोनों इस प्रकार बाहर आकर लड़ाई कर रहे हो तो बाहर वालों को तो बोलने का अधिकार ही होता है ना। अब बताओ, तुम दोनों की समस्या क्या है? ये मेरा बड़ा भाई है। हम जब छोटे थे तभी पिताजी स्वर्ग सिधार गए थे। ये बड़ा भाई है, इसलिए घर और खेत की सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर थी। आज मैं बड़ा हो गया हूँ और अपना हिस्सा मांगने आया हूँ तो ये मुझे देने से मना कर रहा है। हाँ। अरे मैंने वर्षों से अपने खून पसीने से खेती की है और ये इतना सारा धन इकट्ठा किया है। एक पल में मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ, बताओ मुझे। महावीर समझ जाता है कि बड़ा भाई बेईमानी करना चाहता है। उसके मन में जरूर लालच है, इसलिए वो छोटे भाई को कुछ देना नहीं चाहता है। लेकिन बड़ा भाई देखने में काफी समझदार लग रहा था। हाँ, बड़ा भाई काफी समझदार लगता है। तो फिर ये अपने भाई को धन देने से क्यों मना कर रहा है? इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। हाँ, वह बड़े भाई को एक किनारे ले जाकर उससे पूरी बात जानने की कोशिश करता है। अरे देखो, तुम बहुत समझदार लगते हो और तुम ये जानते हो कि खेत और जमीनों पर तुम्हारे भाई का बराबर अधिकार है। फिर तुम उसे कुछ भी क्यों नहीं देना चाहते हो? देखो, वो किसी गलत समूह से प्रभावित है। अगर मैं उसे उसकी खेत और जमीन दे दूंगा तो वो सब कुछ बेच देगा। बाद में उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इस कारण मैं उसे समझा रहा था कि अभी उसे धन दौलत की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। हाँ, तुमने बात तो सही कही। मेरे पास तुम्हारी समस्या का हल है। महावीर वापस जाता है और दूसरे व्यक्ति से पूछता है, क्या तुम्हें खेती करने का ज्ञान है? क्या तुमने कभी आज तक खेतों में हल चलाया है, फसल उगाई है? बताओ मुझे। नहीं, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। अच्छा, तो फिर ठीक है। अब कुछ समय तक अपने भाई के संरक्षण में तुम्हें पहले खेती का गुण सीखना चाहिए। अगर तुम्हें अच्छे से फसल उगाना आ गया तो तुम्हारा भाई तुम्हें जमीन दे देगा। हाँ, अगर तुमने अच्छी फसल उगाई तो निश्चित ही मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दूंगा भाई। अच्छा, ठीक है। तो फिर इस मामले का फैसला हो चुका। छोटा भाई पहले काम करके और फसल उगा कर दिखाएगा, तब उसे उसके हिस्से की जमीन दे दी जाएगी। हाँ। दोनों सहमत हो जाते हैं और आसपास के लोग भी महावीर की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगते हैं। वह दोनों भाई आपसी सहमति से वहां से चले जाते हैं। अरे वाह भाई, तुम तो सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। तुमने इतनी आसानी से इस मामले को हल कर दिया।
नहीं तो ये दोनों कई वर्षों तक लड़ाई करते। सच कहो तो तुम्हें तो बुद्धि की दुकान खोल लेनी चाहिए। हाँ हाँ, इस गांव में जिस तरह की लड़ाई होती है, यहाँ एक बुद्धि की दुकान तो होनी चाहिए। इतना कहकर सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं और आखिरकार महावीर को समझ में आ जाता है कि उसे आगे क्या करना है। महावीर बाजार में एक दुकान खोलता है और उस दुकान का नाम रखता है बुद्धि की दुकान। आइए आइए आइए, बुद्धि की दुकान आइए। कोई भी समस्या हो मुझे बताइए। आपकी सारी समस्याओं के हल करने के लिए मैं आपको समाधान बताऊंगा। आइए आइए। एक दिन दुकान के सामने एक बहुत मोटा सा व्यापारी अपनी तोंद लेकर ऊपर की ओर देखता है। अरे वाह, बुद्धि की दुकान। यहाँ पर लगता है बुद्धि मिलती है। चल कर देखता हूँ। जिस तरह से व्यापार में नुकसान हो रहा है, अगर बुद्धि का व्यापार भी कर लिया जाए तो बुरा नहीं होगा। हाँ, अरे क्यों भाई, तुम बुद्धि बेच रहे हो? क्या दाम है? एक व्यापारी हूँ, तुमसे अच्छी मात्रा में बुद्धि खरीद सकता हूँ। आइए व्यापारी जी, कैसे हैं आप? आपका व्यापार तो ठीक से चल रहा है ना? आपको बुद्धि का व्यापार करने की क्यों सोच रही है? अरे क्या बताऊं, चारों ओर नुकसान ही नुकसान होता है। लंबे लंबी चौड़ी जमीन है और अनाज उगता है मुट्ठी भर। जितने जानवर पाल रखे हैं, दूध बेचकर भी अच्छे पैसे नहीं आते। समझ नहीं आता कौन सा व्यापार करूं। हाँ। महावीर व्यापारी की हालत देखकर समझ चुका था कि वह बहुत आलसी है, इसलिए वह अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाता है और इस कारण उसे नुकसान उठाना पड़ता है। व्यापारी जी, मैं एक ऐसी उपाय के बारे में जानता हूँ जिससे आपके धन में बढ़ोतरी होने लगेगी और कहीं पर कोई नुकसान भी नहीं होगा। हाँ। महावीर व्यापारी को एक चिट्ठी देता है। मैंने आपका उपाय चिट्ठी में लिख दिया है व्यापारी जी। आप इस उपाय को अगले 1 महीने तक करके देखिए, निश्चित ही आपको परिणाम मिलेंगे। हाँ। व्यापारी महावीर से वह चिट्ठी लेकर घर चला जाता है और उसे खोलकर पढ़ने लगता है। हाँ, सुबह 5 बजे पूर्व दिशा में एक लाल हंस दिखाई देता है। जो सबसे पहले उस लाल हंस के दर्शन कर लेता है, उसे बहुत सारा धन प्राप्त होता है। ये तो बहुत आसान काम है। हंस 5 बजे आता है, मैं 4 बजे ही चला जाऊंगा और सबसे पहले उसके दर्शन करूंगा। हाँ। अगले दिन व्यापारी बहुत जल्दी उठ जाता है। वह जैसे ही उठता है, देखता है कि उसका नौकर उसके बटुए से पैसे निकाल रहा है। मालिक, आप इतनी जल्दी उठ गए? आप तो रोज 12 बजे उठते हैं, आज ऐसे कैसे? मैं 12 बजे उठता हूँ तो तुम मेरे बटुए से पैसे निकाल रहे थे, हैं? व्यापारी को देखकर नौकर डर जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। माफ कर दो मालिक, अब आपके पैसे को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। माफ कर दो मालिक। इस प्रकार जल्दी उठने के कारण व्यापारी को नौकर की चोरी का पता चलता है। वह घर से बाहर निकलता है और सबसे पहले गौशाला की ओर जाता है। ये असली दूध और ये है नकली दूध। असली दूध मेरे घर जाएगा और नकली दूध ग्राहकों तक। मैं असली दूध बेचकर बढ़िया व्यापार करूंगा। दिन रात गौशाला में काम करता हूँ, कुछ तो फायदा उठाना ही चाहिए। हाँ। अरे ये तुम क्या कर रहे हो दुष्ट?
तुम ग्राहकों को पानी वाला दूध बेचते हो, तुम मेरी इज्जत खराब कर रहे हो। इसी कारण मेरे गौशाला से कोई दूध लेना पसंद नहीं करता। हाँ, अब समझ आया मुझे। नौकर व्यापारी को देखते ही डर जाता है और सारा सामान वहीं छोड़कर भाग जाता है। अब से गौशाला का काम मैं खुद किया करूंगा। हाँ। व्यापारी खेतों की ओर बढ़ता है। वह वहां पर देखता है कि मजदूर आराम कर रहे होते हैं। ये मुझसे हर दिन की मजदूरी लेते हैं और खेतों में कोई काम नहीं करते। अभी इन्हें बताता हूँ, रुको। व्यापारी मजदूरों के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। मजदूर उसे देखकर शर्मिंदा हो जाते हैं। मजदूर हर दिन व्यापारी के पास पैसे मांगने पहुंच जाया करते थे, लेकिन उन्होंने खेत में कोई काम नहीं किया था। अरे क्या यह मेरा खेत है जिसमें तुम लोगों ने कोई काम नहीं किया है? हाँ? अरे मालिक, क्षमा कर दीजिए, आप तो कभी खेतों की तरफ नहीं आते, इसलिए हम जरा सा आराम करने लगे थे। माफ कीजिए मालिक। व्यापारी उनको डांटकर वहां से भगा देता है। व्यापारी पूरी तरह से लाल हंस के बारे में भूल चुका था। वह प्रतिदिन नियम बना लेता है और सबसे पहले गौशाला और फिर खेतों की तरफ जरूर जाता है। इस कारण उसका स्वास्थ्य भी अच्छा हो गया और अब उसके व्यापार में तरक्की भी होने लगी थी। एक महीना बीत चुका था। एक दिन व्यापारी बुद्धि की दुकान पहुंचा। महावीर, अरे ओ महावीर, तुमने जिस लाल हंस के बारे में बताया था वो तो मुझे कहीं नहीं दिखा। इसका मतलब तुम लोगों को मूर्ख बनाते हो। पिछले 1 महीने से मैं रोज सुबह लाल हंस ढूंढने जाता हूँ, लेकिन वहाँ पर कोई लाल हंस नहीं दिखता है। अरे व्यापारी जी, आप तो पहले से अधिक स्वस्थ लग रहे हैं। आपके खेतों और गौशाला के क्या हाल चाल हैं? अरे जब मैं पहले दिन घर से निकला, मैंने देखा चारों ओर बेईमानी हो रही है। तब से सारी जिम्मेदारी मैंने खुद ले ली है। अब मैं स्वयं अपने काम करता हूँ, लेकिन लाल हंस का क्या हुआ? अरे, क्या आपके व्यापार में कोई तरक्की दिखाई दी? क्या आपका स्वास्थ्य पहले से अच्छा हुआ? हाँ बिल्कुल, सब कुछ पहले से बेहतर हो चुका है, लेकिन वो लाल हंस नहीं दिखाई दिया भाई। अरे वो लाल हंस आपकी तरक्की है व्यापारी जी। दरअसल आपके आलस करने के कारण हर कोई आपके साथ बेईमानी करता था, लेकिन जब आप अपना काम स्वयं देख रहे हैं तब आपके साथ कोई बेईमानी नहीं कर सकता। सुबह जल्दी उठना और सैर करने से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो चुका है। मैं तो बस यही चाहता था कि आपका आलस्य खत्म हो जाए। जब आलस्य खत्म हो जाता है तो मनुष्य अपने आप तरक्की करने लगता है। हाँ। तुम तो सचमुच बहुत होशियार हो और इस बुद्धि की दुकान के मालिक भी। हाँ। व्यापारी ने खुश होकर महावीर को बहुत सारा धन दिया और अपने घर चला गया। महावीर अब बहुत खुश रहने लगा था, क्योंकि उसके पास अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बहुत सारा धन इकट्ठा हो चुका था। इस शहर में आकर सचमुच मेरा भाग्य बदल गया। अब मैं जल्द ही सुमिति को भी शहर लेकर आऊंगा। यहाँ आकर वो बहुत खुश होगी। हाँ। एक दिन हीरालाल बाजार आता है और बुद्धि की दुकान देखता है। अरे, बाजार में बुद्धि बिकती है, ये तो काफी मजेदार लगती है। अंदर चलकर देखता हूँ। हाँ।
हीरालाल जैसे ही अंदर देखता है, वह महावीर को देखकर चौंक जाता है। दुकान पर लगी भीड़ से वह समझ जाता है कि महावीर का समय अब बदल चुका है। अरे ये गांव वापस नहीं गया। इसकी दुकान पर इतनी भीड़ है, इसका मतलब ये अच्छा धन कमा रहा है। हाँ। हीरालाल एक व्यक्ति को रोकता है और महावीर की दुकान के बारे में पूछता है। अरे भाई, ये कैसी दुकान है? यहाँ पर क्या मिलता है? अरे भाई, तुम्हें अपने समस्याओं का समाधान मिलेगा इस दुकान पर। दुकान के मालिक को समस्या बताओ और वो तुम्हें चुटकियों में हल करके बता देते हैं। बदले में उन्हें केवल 10 सिक्के देने होंगे। तुम्हें कोई समस्या है तो तुम उनके पास जाकर पूछ सकते हो। हाँ, इस महावीर का कुछ करना पड़ेगा। जब गांव वाले को पता चलेगा कि इसने मुझसे अधिक धन कमा लिया है, तो सभी इसका सम्मान करेंगे और मेरा कोई सम्मान नहीं करेगा। हाँ। इस प्रकार हीरालाल योजना बनाता है कि वह राजा से महावीर की शिकायत करेगा। उधर राजा प्रजा की सुनवाई कर रहे होते हैं। महाराज, शेर प्रत्येक रात्रि को आता है और गांव के लोगों को उठाकर ले जाता है। हमें उससे छुटकारा दिलवाइए महाराज। अब केवल आप ही हमें बचा सकते हैं, केवल आप ही। हाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं अभी अपने कुछ सैनिक को भेजता हूँ जो शेर को पकड़ लेंगे। मंत्री जी, सैनिकों का एक गुट ले जाकर जंगल जाइए और जल्दी से जल्दी शेर को पकड़िए। महाराज, वो शेर बहुत खतरनाक है। दिन में कोई उसे देख नहीं पाता। वो केवल रात्रि में आता है और मनुष्यों को घसीटते हुए जंगल की ओर ले जाता है। महाराज, राजा सैनिकों की सेना शेर को पकड़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन शेर पकड़ा नहीं जाता है, बल्कि सारे सैनिक घायल होकर लौट आते हैं। राजा काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि प्रत्येक दिन कोई न कोई शेर की शिकायत लेकर पहुंच जाता था। मंत्री जी, समझ नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए। गांव वालों को शेर से कैसे बचाया जाए। शेर का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। राजा यही सब सोच विचार कर रहे होते हैं। तभी हीरालाल उनके दरबार में पहुंचता है। महाराज, मैं आपके पास एक शिकायत लेकर आया हूँ। दरअसल आपके राज्य में बहुत बेईमानी हो रही है महाराज। क्या? कैसी बेईमानी? हमें पूरी बात बताओ। महाराज, क्या आपने पहले कभी बुद्धि की दुकान के बारे में सुना है? हाँ? नहीं। क्या बुद्धि की भी कोई दुकान होती है? क्या ये बाजारों में मिलती है? महाराज, एक व्यक्ति ने बुद्धि की दुकान नाम से दुकान खोली है। लोगों से पैसे ऐंठने का काम करता है। लोगों को उल्टी सीधी सलाह देकर वो बदले में उनसे भारी रकम लेता है। आपको इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए महाराज। बुद्धि की दुकान? ये तो काफी रोचक लगता है। ठीक है, मैं स्वयं जाकर देखूंगा कि ऐसा क्या है इस दुकान में। राजा महावीर की दुकान के पास जाते हैं। हाँ, ये दुकान किसकी है? इसका मालिक कौन है? महाराज, आप यहाँ आइए। महाराज, इस दुकान का मालिक मैं हूँ। जो कोई भी मेरे पास अपनी समस्या लेकर आता है, मैं उसका हल बताता हूँ। महाराज, अच्छा, ठीक है। मैं भी अपनी समस्या लेकर आया हूँ और तुम्हें इसका हल बताना है। अगर तुम्हारी सलाह से मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा तो मैं तुम्हें अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दूंगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो तुम्हें फांसी चढ़ाना होगा। महावीर थोड़ी देर सोचता है और सोच समझकर राजा से कहता है। महाराज, मुझे विश्वास है मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य कर सकूंगा। कृपया करके मुझे अपनी समस्या बताइए। महाराज, राजा महावीर को अपनी समस्या बताते हैं। ठीक है महाराज, मैं कल राज दरबार आऊंगा। आप एक भारी पिंजरे और एक बकरी का इंतजाम करके रखना।
अगले दिन महावीर राजा के दरबार में पहुंचता है। राजा ने एक पिंजरा और बकरी की व्यवस्था की होती है। और हाँ, ध्यान रहे, अगर योजना असफल हुई तो तुम्हें फांसी चढ़ा दी जाएगी। हाँ ठीक है महाराज। महावीर गांव को खाली करवा देता है। वह एक पेड़ से बकरी को बांध देता है, रास्ते में पिंजरा रख देता है। महावीर ने ऐसी व्यवस्था की थी जिसमें शेर को बकरी तक पहुंचने के लिए पिंजरे से होकर जाना पड़ेगा। रात हो जाती है। राजा और उसके सैनिक महावीर के साथ छुपकर सब कुछ देखने लगते हैं। अरे अगर तुम्हारी योजना सफल नहीं हुई तो फिर हम क्या करेंगे? कहीं वो शेर बकरी को खा जाएगा और यहाँ से भाग जाएगा, तब क्या होगा? अरे आप चिंता मत कीजिए महाराज, मेरी योजना पूर्ण रूप से सुरक्षित है। अब बस थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। घना अंधेरा होता है। शेर आता है और वह देखता है कि एक पेड़ से बकरी बंधी हुई है। शेर बकरी तक पहुंचने का प्रयास करता है और पिंजरे में घुस जाता है। तभी राजा के सैनिक बाहर आते हैं और जल्दी से पिंजरे को बंद कर देते हैं। अरे वाह वाह वाह, तुम्हारी योजना तो पूरी तरह सफल रही। बिना किसी शोर शराबे के और बिना किसी नुकसान के इतना भयानक जानवर पकड़ा गया। तुम तो सचमुच बुद्धिमान हो महावीर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन गांव में क्या बात फैल जाती है कि महावीर ने भयानक शेर को पकड़ने में बहुत मदद की है। सब और महावीर की प्रशंसा हो रही होती है। अरे तुमने सुना, बुद्धि की दुकान के मालिक ने भयानक शेर को पकड़वा दिया है। सुना है राजा उसे बहुत सारा इनाम देंगे। हाँ, हीरा लाल भी ये सब बात सुनता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वह तुरंत राज दरबार पहुंचता है। महावीर ने अपनी बुद्धिमत्ता से इतनी बड़ी समस्या का समाधान किया है। इसके लिए हम महावीर को अपने राज्य का प्रमुख सलाहकार नियुक्त करते हैं। महावीर को इनाम में बहुत सारा धन दिया जाए। हीरा लाल यह देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता है। अरे ये तो बेईमान है। महाराज आप इसे अपना सलाहकार बना रहे हैं। ये आपको लूट लेगा महाराज। अरे तुम तो यहाँ भी आ गए। ये झूठ बोलता है महाराज। जब मैं पहली बार गांव से शहर आया था तब इसने मेरा सारा धन चोरी कर लिया था। ये मेरे ही गांव का व्यक्ति है, लेकिन फिर भी मेरी सहायता करने के स्थान पर इसने मेरे साथ बेईमानी की महाराज। सैनिकों, इस बेईमान को पकड़ लो। तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति की शिकायत लेकर मेरे पास आए थे और अब देखो, इसने अपनी बुद्धि के दम पर राज्य के प्रमुख सलाहकार का पद प्राप्त कर लिया है। देखो जरा इसे। सैनिक हीरालाल को जेल में बंद कर देते हैं। उधर महावीर सलाहकार बनाकर राजा की खूब सहायता करता है। काफी ज्यादा धनवान हो जाता है। वह सुमति को भी राजा के दरबार में लेकर आता है। मुझे तुम्हारी बुद्धि पर पूर्ण विश्वास था। एक दिन तुम बहुत तरक्की करोगे। ये सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है सुमति। अगर तुम मुझे प्रेरणा न देती तो मैं शहर कभी ना आता। हमारी सफलता का श्रेय तुम्हें जाता है, तुम्हें जाता है सुमति। इस प्रकार महावीर और सुमति राजमहल में रहने लगते हैं। वह अपना जीवन सुखपूर्वक बिताते हैं, जबकि अपनी खराब आदतों के कारण हीरालाल को जेल में सजा मिलती है।